नमस्कार, स्वागत है सभी का हमारी इस ऑनलाइन लाइव क्लास में। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि 2 दिसंबर 2024 से हमारा यूजीसी नेट का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत हम लोग अभी जस्ट कर रहे हैं। इसकी शुरुआत करेंगे और शुरुआत के पहले क्लास में आज सिलेबस को हम लोग बिल्कुल नहीं देखेंगे। हम सिलेबस के पहले क्लास में आज यूजीसी नेट के फर्स्ट क्लास में हम यहाँ पर देखेंगे कि अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं आई, जो सब्जेक्ट मैटर आया इकोनॉमिक्स का, क्या एडम स्मिथ ने पहली बार वो डिफिनेशन दिया या जो आर्थिक सिद्धांत स्मिथ के द्वारा दिया गया, क्या वो पहली बार आया या इसके पहले भी आर्थिक सिद्धांत थे? यदि थे तो वे कौन से आर्थिक सिद्धांत थे? क्या अर्थशास्त्र का जो कंसेप्ट आया एडम स्मिथ के बाद एक अलग सब्जेक्ट के रूप में आया, क्या इसके पहले भी किन्हीं अर्थशास्त्रियों ने या विश्व में कहीं अर्थशास्त्र संबंधी कोई विचारधारा प्रचलित थी या नहीं थी? यूजीसी नेट के एग्जाम में एक बार इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी के बारे में आया था कि एडम स्मिथ से लेके बाद के इकोनॉमिस्टों का जो ट्रेड थ्योरी था, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, वो दिया था। एक और एडम स्मिथ के पहले की थ्योरी थी। तो हमको यहाँ एडम स्मिथ के पहले भी चलेंगे कि वो कॉन्सेप्ट क्या था, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में आपने पढ़ा होगा मर्केंटलिज्म और फिजियोक्रेट्स को, उसको भी हम लोग देखेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। और ये जो अर्थशास्त्र का जन्म है, जो एडम स्मिथ के माध्यम से माना जाता है, इसके पहले जो प्रकृतिवाद रहा या वणिकवाद रहा, उसका अर्थशास्त्र को डेवलप करने में या अर्थशास्त्र एक नए विषय के रूप में आने में क्या योगदान रहा, उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सभी का स्वागत है एक बार फिर से, सभी का हार्दिक वेलकम और दिल से शुक्रिया कि हम आज यूजीसी नेट जून 2025 के लिए आज से हमारा बैच स्टार्ट हो जा रहा है। बिल्कुल फ्री लाइव क्लास चलते रहेगा जब तक कि कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 4 इकोनॉमिक्स पीजीटी के लिए भी यही बैच चलेगा, दोनों साथ साथ चलेगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। और इसके अलावे यदि आप सेलेट की तैयारी करना चाहते हैं या सेट का एग्जाम देना चाहते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जेट की तैयारी आप सोच रहे हैं कि जेट आएगी तब तैयारी करेंगे, तो उसको भूल जाइए और अभी से तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि दिसंबर का एग्जाम अब होना है, फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, 10 तारीख लास्ट डेट है। सो एक महीने में नेट की तैयारी हो नहीं सकती है, इसलिए जून 25 के लिए हम तैयार हो रहे हैं। हम कोशिश करेंगे फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करने की, लेकिन पहले एक बार हम रफ्तार पकड़ लें, उसके बाद। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज चूंकि 2 दिसंबर है, 2 दिसंबर 2024 को हम स्टार्ट करते हैं और जून 2025 का जो आप एग्जाम देंगे उसके पहले हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और उसका एनालिसिस जैसे हमारा टॉपिक समाप्त होगा, टॉपिक के बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कराएंगे, आपको भी 10-20 सेकंड का टाइम देंगे आंसर करने के लिए, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्लास जो हमारा है आज का, ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, डिफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें वेल्थ कॉन्सेप्ट, वेलफेयर कॉन्सेप्ट, स्कार्सिटी, डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, इन सभी चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले चलते सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में मतलब क्या है। देखिए, हमने शुरुआत से ही अर्थशास्त्र की विषय वस्तु यानी अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में पढ़े हैं। तो क्या अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो बदलते रहा है या फिर स्थिर रहा है? अगर विषय वस्तु परिवर्तित होते रहा तो क्यों बदलते रहा, और पहले की परिभाषाओं या पहले की जो विषय वस्तु है उससे कितना भिन्न रहा। यानी अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में हम देखेंगे कि जो अर्थशास्त्र में है उसमें अध्ययन किसका किया जाता है। उसमें जो सबसे पहली परिभाषा आई वेल्थ कॉन्सेप्ट की, जो एडम स्मिथ का है, जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोग कहते हैं, आदम स्मिथ को, वहां से लेकर के हम स्टार्ट करेंगे। और जो डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है, जो विकास केंद्रित परिभाषा है, जो सैमुअल्सन उसमें प्रमुखता से है, वहां से लेकर हम वहां तक चर्चा करेंगे। एडम स्मिथ से लेकर के सैमुअल्सन तक की चर्चा करेंगे। और एडम स्मिथ के पहले अर्थशास्त्र का क्या इतिहास रहा, क्या कंसेप्ट रहा, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे सुधारवाद की, जो वणिकवाद का
उदय का कारण रहा। पुनर्जागरण के भी इसमें हम बात करेंगे कि उसका क्या रोल रहा इकोनॉमिक्स को अलग सब्जेक्ट के रूप में आने में। प्रकृतिवाद का भी जिक्र करेंगे, औद्योगिक क्रांति का जिक्र करेंगे, और जो नए नए देशों की खोज हुई उसका भी जिक्र करेंगे। तो अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट मैटर की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं वहां कि अर्थशास्त्र में हम अध्ययन किसका करते हैं, क्या स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। विषय वस्तु का मतलब अर्थशास्त्र में हम अध्ययन किसका करते हैं, हम क्या जानना चाहते हैं, किन बातों का अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, उन सभी चीजों को हम देखते हैं। तो इनमें से जो प्रमुख रूप से जो विचारधारा प्रचलित हुई अर्थशास्त्र में अध्ययन करने की, उसमें से कई विचारधाराएं हैं, जिनमें 4 विचारधाराएं जो हैं वो प्रमुख है, या कहिए ये 4 विचारधाराएं प्रचलित रही अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को स्पष्ट करने में। वो विचारधाराएं कौन सी? वो विचारधारा जो पहली थी वो धन संबंधी विचारधारा थी, वेल्थ कॉन्सेप्ट था। और ये वेल्थ कॉन्सेप्ट जो था, ये आपको पता है कि ये एडम स्मिथ एक ही नाम है, एडम स्मिथ के माध्यम से आया, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। दूसरी परिभाषा जो आई, दूसरी विचारधारा जो आई, वो वेलफेयर कॉन्सेप्ट है। क्या है हम सब चीज देखेंगे करके। वेलफेयर कॉन्सेप्ट आया मार्शल का, मार्शल। और तीसरी जो कंसेप्ट है, तीसरा कंसेप्ट जो है वो है रॉबिन्स का। रॉबिन्स है, ध्यान रखिएगा, रॉबिन्सन नहीं है, रॉबिन्स है, ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, ब्रिटिश ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है। उसके बाद विकास केंद्रित परिभाषा है जो सैम्यूल्सन का है, सैम्यूल्सन का परिभाषा है वो आया, जिसको आधुनिक परिभाषा या आधुनिक विचारधारा के नाम से जाना जाता है, आधुनिक विचारधारा। अच्छा, अब हम सबसे पहले बात करेंगे यहां पर धन संबंधी परिभाषाओं की, कि क्या एडम स्मिथ ने डिफाइन किया था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो वो धन क्या था। क्या एडम स्मिथ की राह पकड़ करके जो मार्शल, रॉबिन्स या सैमुअल्सन आए, उन्होंने इकोनॉमिक्स को एक नए रास्ते पर लेके गया, या फिर सबने अलग अलग रास्ता अपनाया। तो हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि एडम स्मिथ का सहारा लेकर आगे बढ़े या फिर सबने अलग विचारधारा प्रस्तुत की। चलिए चलते हैं। सबसे पहला जो विचारधारा है वो है धन संबंधी विचारधारा, वेल्थ कॉन्सेप्ट है। क्या है? वेल्थ कॉन्सेप्ट। ये जो विचारधारा है पहली, वो कौन सा है? वेल्थ कॉन्सेप्ट है। वेल्थ कॉन्सेप्ट, धन संबंधी विचारधारा। अभी तक धन का अर्थ आप क्या समझ रहे होंगे? धन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो पैसा वगैरह है ना, धन मतलब करेंसी आप समझ रहे होंगे। लेकिन स्मिथ को जब आप ध्यान से अध्ययन कीजिएगा या गौर से अध्ययन कीजिएगा या गहन अध्ययन कीजिएगा, तो स्मिथ ने धन किसको बताया था वो आपको पता चलेगा। धन का मतलब सिर्फ करेंसी यहां पर नहीं है। देखिए, ये जो धन संबंधी परिभाषा है, उसमें एडम स्मिथ और उसके समकालीन जो इकोनॉमिस्ट हुए, कौन कौन हुए? उसमें कुछ प्रमुख है एडम स्मिथ के साथ, जेबी से है, वाकर है, सीनियर है, हेग है। ये सब जो इकोनॉमिस्ट हुए, ये एडम स्मिथ के समकालीन हुए। यानी फॉलो किसको किया? तो एडम स्मिथ को किया। तो एडम स्मिथ और उस समय के जो भी अर्थशास्त्री हुए, दार्शनिक हुए, अर्थशास्त्र का उदय 1776 में न हुआ, उसके बाद ना अर्थशास्त्री, उसके पहले ये फिलोसफर, दार्शनिक थे। तो इन लोगों ने एडम स्मिथ को ही फॉलो किया और जो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया वो एडम स्मिथ के रास्ते पर जाकर ही किया। और एडम स्मिथ ने क्या कहा? एडम स्मिथ हो या उस समय के जो भी अर्थशास्त्री हुए, जिसको प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं, उन सभी ने अर्थशास्त्र में धन क्या है, धन को कैसे अर्जन किया जाएगा, धन के वितरण और धन के उपयोग को जो है अर्थशास्त्र के विषय वस्तु बना दिया। यानी धन
क्या है, धन को कैसे कमाया जा सकता है, धन का कैसे वितरण किया जाएगा और धन का प्रयोग कैसे किया जाएगा। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु यही रही प्रारंभ के समय में, यानी वेल्थ कंसेप्ट का जो डेफिनेशन था एडम स्मिथ का, उस समय धन पर बड़ा जोर दिया गया। लेकिन आपको धन का मतलब सिर्फ करेंसी लग रहा होगा, लेकिन एडम स्मिथ ने धन किसको कहा उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि धन किसको कहा। यानी कि उस समय के अर्थशास्त्रियों ने, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को धन के रूप में परिभाषित किया, या जो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु थी उसके केंद्र में धन था, वेल्थ था। ठीक है, और अब वेल्थ में क्या था उन चीजों को भी देखते हैं। देखिए वेल्थ में क्या था उस समय, जो वेल्थ कॉन्सेप्ट में जो उन्होंने डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को, सब्जेक्ट मैटर रखा आर्थिक मानव और उसकी विभिन्न क्रियाओं को ध्यान में रखकर। इसके पहले आप जान लीजिए कि जो अर्थशास्त्र है, जो वेल्थ ऑफ नेशन है, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा जो लिखा गया 1776 ईस्वी में, जहां से अर्थशास्त्र को एक नए विषय के रूप में या एक नई पहचान मिली और हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करने लगे, उनमें एडम स्मिथ का बहुत बड़ा रोल है। एडम स्मिथ ने क्या किया, एडम स्मिथ ने उन सभी बिखरे पड़े आर्थिक विचारों को, जो यत्र तत्र बिखरे पड़े थे, अभी तक किसी ने एक जगह कलेक्शन नहीं किया था, उन सभी बिखरे हुए आर्थिक विचारों को एक जगह संग्रहित किया और उसका नाम दिया वेल्थ ऑफ नेशन, जिससे एडम स्मिथ को एक नई पहचान मिली। और एडम स्मिथ एक जो प्रतिष्ठित क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बन गए, यानी इकोनॉमिक्स के जन्मदाता हो गए एडम स्मिथ। इसी पुस्तक से पहचान मिली थी उनको, वेल्थ ऑफ नेशन से, जो 1776 में एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। अब देखिए, ये जो वेल्थ ऑफ नेशन है उसका पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। पूरा नाम क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, या हम क्लास जैसे समाप्त होगा क्लास के बाद हम इसका पीडीएफ भी आपको भेज देंगे, आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, इससे काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, क्या नाम है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा, ताकि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। कब, 1776 में। हम आएंगे कि एडम स्मिथ ने किसका सहारा लिया था इसको डिफाइन करने के लिए, या फिर ये जो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन की पुस्तक लिखी, उनमें किसकी किसकी मदद ली और कहां कहां गए, इनको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले समझ लेते हैं इसके डेफिनेशन को, उसके बाद हम लोग वहां पर चलेंगे, उसकी पूरी कहानी पर चलेंगे कि अर्थशास्त्र को एक विषय अलग विषय के रूप में कैसे पहचान मिली और इसको डिफाइन कैसे किया। अर्थशास्त्र को जब डिफाइन किया तो उस पर किसका प्रभाव था, प्रकृतिवाद का था कि वणिकवाद का था, प्रभाव था तो क्यों था, उसका भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। चलिए चलते हैं। एडम स्मिथ ने क्या कहा, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। देखिए बड़ी छोटा शब्द लगता है कि धन, बहुत छोटा शब्द है धन, यानी वेल्थ बहुत छोटा शब्द लग रहा है, और आपको लग रहा है कि भाई एडम स्मिथ ने तो बड़ी आसानी से इसको डिफाइन कर दिया, एक शब्द में कहा धन का विज्ञान है। धन का विज्ञान ये मतलब थोड़ी सिर्फ धन का अध्ययन करेगा। अब समझना है कि धन किसको कहा। अब इसको अगर देखिएगा, धन को विस्तृत अर्थों में जो एडम स्मिथ ने माना धन, वो धन क्या है। गुड इवनिंग भाई सभी को, साथ विनोद जी, युवराज, संजीव जी, प्रिंस राज, चलिए सभी को गुड इवनिंग। आपने ध्यान अभी तक नहीं दिया था। हाँ देखिए, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अब सवाल है कि धन क्या है। एडम स्मिथ ने धन किसको माना, तो देखिए धन किसको माना, धन का अर्थ उन वस्तुओं से होता है जिससे मानव के जीवन निर्वाह का साधन या मानव की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या मानव की आधारभूत समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यक साधन है। किसको धन माना, ताकि मानव की जरूरतों को, यानी मानव की जो आधारभूत जरूरतें हैं, चाहे भोजन हो, वस्त्र हो, आवास हो, इनको पूरा करने के लिए या मानव की आधारभूत समस्याओं को समाधान करने के लिए जो भी साधन है वह धन है। अब देखिए कोई छोटा अर्थ नहीं है यहाँ धन का,
यह बहुत बड़ा विस्तृत अर्थ है, व्यापक अर्थों में धन का प्रयोग है। क्या है कि मानव की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं या आधारभूत समस्याएं हैं, बेसिक नीड्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके समाधान करने के लिए जो जो साधन चाहिए, जिन साधनों की जरूरत है, उन सभी साधनों को क्या माना? धन माना। तो हमको जरूरत क्या है भाई? हमारी तो बहुत सारी जरूरतें हैं, तो उनको पूरा करने के लिए जितने साधन हैं, सभी साधनों को धन मान लिया, सभी साधनों को धन मान लिया। और कहा कि अर्थशास्त्र इन्हीं साधनों यानी इन्हीं धनों का अध्ययन करता है, यानी इनका कैसे अर्जन किया जाएगा, कैसे इसका वितरण किया जाएगा और कैसे इसका उपयोग किया जाएगा, इस बात का अध्ययन करता है। अगर इस डेफिनेशन को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर जो साधन है, यानी मानव की जरूरत पूरा करने के जो साधन है, यानी धन है, उस पर बड़ा फोकस किया गया है। इसीलिए जब बाद में मार्शल आए तो मार्शल ने क्या कहा? मार्शल ने कहा कि एडम स्मिथ जो यह कह रहे हैं, मार्शल ऐसे नहीं कह दिया, एडम स्मिथ के थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी जो थे, वेल्थ ऑफ नेशन, उसका अध्ययन किया और उसके बाद कहा कि एडम स्मिथ ने जो कहा कि अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि यह मानव के भौतिक कल्याण का अध्ययन करता है। एडम स्मिथ के बारे में मार्शल ने यह नहीं कहा कि स्मिथ का डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। उन्होंने क्या कहा कि एडम स्मिथ ने जो कहा कि अर्थशास्त्र धन का अध्ययन करता है, वो तो ठीक है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि अर्थशास्त्र मानव के भौतिक कल्याण का अध्ययन करता है। अच्छा, अब इसके बारे में अगर आप चलिएगा, हम यहां पर इसको ब्लैंक रखें इसमें कुछ समझाने के लिए कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि एडम स्मिथ ने जब डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को, तो उस पर धन का बड़ा जोर दिया गया। अब देखिए, जितने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, जितने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, कौन? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, चाहे वो माल्थस हो, चाहे वो रिकार्डो हो, या जेबी से हो, या एडम स्मिथ हो, कोई भी हो, जितने भी क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं, अगर इन अर्थशास्त्रियों के थ्योरी को, सिद्धांतों को देखेंगे तो आपको उस सिद्धांत में, उस थ्योरी में एक चीज का जो जिक्र है वो स्पष्ट नजर आएगा। वो क्या है? वो है कृषि का। किसका? कृषि का और व्यापार का। कृषि और व्यापार का जिक्र मिलेगा, दो चीजों का, कृषि और व्यापार का। ऐसा क्यों है हम आपको बताते हैं। जैसे माल्थस को अगर लीजिएगा तो माल्थस जो जनसंख्या संबंधी विचार देता है, वो क्या कहता है? कृषि पर आधारित है कि भाई जनसंख्या बढ़ रही है गुणोत्तर श्रेणी में, और जो खाद्यान्न यानी कृषि उत्पादन बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है गणितीय रूप में, एक ज्यामितीय रूप में, माफ कीजिए, एक ज्यामितीय रूप में पॉपुलेशन, और जो 2 4 6 8 10 ऐसे है वो खाद्यान्न। रिकार्डो ने क्या जो थ्योरी दिया लगान का, वो किस पर दिया? कृषि पर दिया। जेबी से, एडम स्मिथ, सबके जो आर्थिक सिद्धांत हैं उसमें कृषि पर बड़ा जोर है। कृषि पर तो जोर है ही, व्यापार पर भी जोर है। आखिर ये दो बातें इनके सिद्धांतों में क्यों आई, हम उस पर चलते हैं और आपको लेके चलते हैं उन्हीं इतिहासों पर जहां से ये लोग प्रभावित हैं, और उससे प्रभावित होकर इन्होंने ये डेफिनेशन और जो विषय वस्तु को चुना। उसमें सबसे पहला है वणिकवाद का, नाम सुनेंगे आप लोग, वणिकवाद। वणिकवाद को ही कहते हैं व्यापारवाद, व्यापारवाद, और इसको इंग्लिश में कहते हैं मर्केंटलिज्म, मर्केंटलिज्म कहते हैं। संजीव घोगा से सबको गुड इवनिंग भाई। वणिकवाद, व्यापारवाद, अगर इसको आप यहां पर देखेंगे, यहां पर आपको देखने को मिलेगा धर्मशास्त्र वर्सेस अर्थशास्त्र। देखिए यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे वणिकवाद के काल को,
तो धर्मशास्त्र वर्सेस अर्थशास्त्र का यहां पर आपको जिक्र मिलेगा। और यहां आपको पता चलेगा कि धर्मशास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र पर ही आधारित है। इसको हमने क्यों कहा कि धर्मशास्त्र वर्सेस अर्थशास्त्र है। चलिए उस पर चलते हैं। पहले समझते हैं कि वणिकवाद क्या था। जो व्यापारवाद था वो क्या था, और बाद के जो इकोनॉमिस्ट हुए, जो इकोनॉमिस्ट अपने आप के रूप में आ गए, दार्शनिक सब, वो क्यों व्यापार पर जोर दिया और प्रकृतिवाद यानी कृषि पर जोर दिया, उसके कारण हमको समझाते हैं। चलिए, हम वणिकवाद का पहले मतलब, व्यापारवाद का मतलब है व्यापार को बढ़ावा, व्यापार को बढ़ावा, ठीक है, व्यापार को बढ़ावा देना। ये आर्थिक विकास का जो साधन मानते थे वो व्यापार को मानते थे और व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर देते थे। किस पर? व्यापार पर। अब आते हैं ये व्यापार पर क्यों जोर देता था, ठीक है, इस पर हम चलते हैं। व्यापार पर क्यों जोर देता था, इसको लेके चलते हैं। देखिए, और ये व्यापारवाद जो था, इसका नारा था मोर गोल्ड, मोर वेल्थ, मोर वेल्थ और मोर पावर। क्या नारा था? मोर गोल्ड, मोर वेल्थ और मोर पावर। मोर गोल्ड का मतलब होता है अधिक धन, इसका मतलब है अधिक धन, सॉरी सोना, माफ कीजिएगा, अधिक सोना। ये सोना कौन सा है? अरे कई तरह का सोना होता है आजकल, एक तो नया डिफिनेशन चला है सोना का। एक सोना तो सो जाते हैं वो भी सोना है, एक सोना मेटल जो गोल्ड है, एक सोना आजकल तो जानते हैं कौन सा प्रयोग होता है शब्दों का, ठीक है। और वेल्थ का मतलब होता है अधिक धन। बाबू सोना तो नाम सुनवे न किए होंगे, वो वाला सोना भी आजकल है, तो वो सोना यहाँ अर्थ नहीं है। और मोर पावर मतलब अधिक शक्ति, अधिक शक्ति। क्या क्या हो गया? मोर गोल्ड अधिक सोना, सोना धातु वाला सोना है। कौन सा सोना? धातु वाला सोना, जो धातु है ना, कीमती धातु जिससे आभूषण बनता है, वो वाला सोना है, बाबू सोना वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा, मोर गोल्ड, मोर वेल्थ, मोर पावर, अधिक सोना, अधिक धन और अधिक शक्ति। मोर गोल्ड, मोर वेल्थ, मोर पावर, ये क्या कंसेप्ट था? वणिकवादियों का ये मानना था कि अगर आर्थिक विकास करना है, आर्थिक विकास करना है तो व्यापार करना होगा। ये यूरोपियन देशों में कंसेप्ट आया, और जो फ्रांस से फला फूला, ये फ्रांस जो है, ये कंसेप्ट फ्रांस से जोर पकड़ा, व्यापार पर जोर दिया, और पूरे यूरोपीय कंट्री में, पूरा यूरोपियन देश में व्यापार पर जोर दिया गया। और अंततः उसका परिणाम क्या हुआ कि बहुत सारे देश जो हैं, विश्व के कई देशों की जो खोज हो गई, जो दूर दराज में थे, वो सारे देश गुलाम हो गए। आज भारत जैसा देश भी व्यापार के माध्यम से ही गुलाम हुआ। तो वो जो प्रभाव था वो वणिकवाद का ही प्रभाव था कि अपना विकास करने के लिए अधिक से अधिक व्यापार करो। कौन सा व्यापार? विदेशी व्यापार करो। और विदेशी व्यापार करके क्या करना है? विदेशी व्यापार करके अधिक से अधिक सोना लाना है। क्यों भाई? जितना अधिक सोना लाएगा उतना अधिक धन होगा, और जितना अधिक धन होगा शक्ति उसको उतनी ही अधिक होगी, पावर उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक ताकत होगा, शक्तिशाली उतना ही होगा। आज भी यही कंसेप्ट है। आप छोटे से समाज में ले लीजिए, परिवार से ले लीजिए, परिवार में उस व्यक्ति की अधिक वैल्यू होती है जिसके पास अधिक धन होता है। अगर समाज में लेंगे तो जिसके पास अधिक धन, उसके हाथ में ज्यादा पावर होता है। उसी तरह से जिस देश के पास अधिक धन है, जिसकी इकोनॉमी जितनी बड़ी है, वो देश उतना ही शक्तिशाली है। अमेरिका ले लीजिए, यूएसए, चाइना को ले लीजिए, ये सब देश शक्तिशाली हैं।
क्योंकि इसके पास धन अधिक है। ये आजकल कंसेप्ट है नहीं, ये तो उस समय का कंसेप्ट है, 15 सेंचुरी 14 से 15 सेंचुरी का ये टाइम है वणिकवाद का। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। हमने क्यों कहा था ये कि अर्थशास्त्र वर्सेस धर्मशास्त्र है, उसको हम बताते हैं। आखिर वणिकवाद जो है ये क्यों जन्म लिया, कहां से इसका कंसेप्ट आया और कहां ये फला फूला, उस चीज को हम देखते हैं। चलिए, तो यहां पर हम चलते हैं, वणिकवाद को समझते हैं। ये वणिकवाद कैसे आया, नाम है वणिकवाद का, माफ कीजिएगा। वणिकवाद का, वणिकवाद व्यापारवाद। अब इसका मतलब समझ ही गए कि व्यापार पर जोर देगा, व्यापारवाद। असल में क्या है कि एक देश फ्रांस का नाम आप सुने होंगे, फ्रांस है, और फ्रांस में जो है चर्च का शासन था, कैथोलिक चर्च, कैथोलिक चर्च का शासन था, और चर्च का प्रधान आप जानते ही है। और इस चर्च का मानना था कि भाई अधिक धन इकट्ठा नहीं करना है, क्या करना है, अधिक धन जमा नहीं करना है, व्यापार नहीं करना है, मुनाफा नहीं कमाना है, वस्तु को जो बेचना है ना, सामान लागत पर बेचना है, जितना लागत है उतना पर ही बेचना है, कर्जे को उधार नहीं, पैसा नहीं लगाना है, यानी धन को कर्ज पर नहीं देना है। और अगर अधिक संपत्ति है तो चर्च को दान कर दीजिए, नहीं तो क्या होगा, नरक में जाइएगा, नरक में, नरक में जाएगा, नरक में जाएगा। अगर ज्यादा धन कमाएगा, मुनाफे पर बेचेगा, पैसा उधारी देगा, अपने पास जरूरत से ज्यादा धन रखेगा, तो नरक में जाएगा। अब ये क्या था, नरक में जाएगा, नरक कहाँ है पता नहीं, लेकिन नरक का डर जरूर है कि मरेंगे तो नरक में जाएंगे। इसलिए जो है धन जमा नहीं करना है भाई, व्यापार नहीं करना है, जितना से पेट भरो उतने कमाओ, अगर ज्यादा हो गया तो जाके चर्च को दान कर दो। अब दुख में दिन काट रहा है, लेकिन धन कमा नहीं रहा है, यानी संकट में है, धन नहीं कमाएंगे भैया, मुनाफा नहीं, तो देश की इकोनॉमी कैसे चलेगा यार। अब देखिए वहां कंसेप्ट क्या था कि ज्यादा धन हो गया तो चर्च को दान कर दो, नहीं दान करोगे तो क्या होगा, नरक में जाएगा। वहां जो है अलग अलग तरह का नरक में, पता नहीं कीड़ा पड़ेगा कि बैल में घुमाएगा कि कोल्हू में पेरेगा कि काटेगा, क्या करेगा। इस तरह का डर दिखाया गया था रोमन कैथोलिक चर्च के माध्यम से। अब वहां के लोग डर से कमेबे नहीं करेगा। तो होता क्या है, ये कैसे परिवर्तित होता है, ये नरक वाला कंसेप्ट, इस धरती पर नरक है कि स्वर्ग नरक, मरने के बाद आसमान में जाएगा पता नहीं। लेकिन यहां से लोग निकलकर जो है कुछ नवयुवक जो है जर्मनी जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए जर्मनी जाते हैं। किसके लिए, अध्ययन करने। कौन जाते हैं, तो नव युवक जाते हैं पढ़ने के लिए। युवक क्या ना जाता है, बूढ़ा लोग तो नहीं है जाता है। अब बूढ़ा लोग जाएगा तो वहां के संस्कृति समझ के चल आएगा, या कोनो क्रांति नहीं लाएगा, क्रांति युवा ही लाता है। इसलिए जब युवक पढ़ने जर्मनी गए, तो जर्मनी जब गए तो इन लोगों का होश ही उड़ गया। क्या होश उड़ा, जहां वहां फ्रांस में पाप समझ रहा था कि मरने के बाद नरक में जाएगा, कोठी में जाएगा, कोल्हू में पेरेगा ले जाकर के नरक में। अब अच्छा काम करोगे यानी धन नहीं कमाओगे, व्यापार नहीं करोगे, मुनाफा नहीं कमाओगे, मतलब अपना पेट काट के चर्च को दान कर दोगे, तो मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा। ठीक है, तो अब ये लोग सोचने लगा कि भाई फ्रांस के लोग कष्ट में क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को देखा। किसकी अर्थव्यवस्था को, जर्मनी की अर्थव्यवस्था को। अर्थव्यवस्था किसका देखा, जर्मनी का। अब ये लोग जर्मनी के लोगों को जब देखा, भाई यहाँ के लोग तो सुखी हैं, साधन है इसको, अब सुखी है, कष्ट नहीं है, और लोग व्यापार कर रहे हैं, सामान
उत्पादन कर रहे हैं, बेच रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, लोगों का इनकम ज्यादा ज्यादा है। तो इन लोगों की जो है विचारधारा थी, फ्रांस के लोग जो जर्मनी गए थे वो विचारधारा ही बदल गए। और वहां से जब लौट के फ्रांस आया तो चर्च जो था, कैथोलिक चर्च, उसके खिलाफ एक धर्म ही स्थापित कर दिया और उसका नाम था प्रोटेस्टेंट धर्म। अब इसका काम क्या था? ये चर्च का जो व्यवस्था था ना, उसका विरोध करता था। चर्च की व्यवस्था का विरोध करता था कौन? जो जर्मनी से पढ़ करके नवयुवक फ्रांस वापस लौटे और ये जो चर्च ने व्यवस्था स्वर्ग नरक की बना के रखी थी उसका विरोध करने लगा। कहीं व्यापार करो, सुखी जीवन जीना है तो व्यापार करो, मुनाफा कमाओ, कमाओ, धन एकत्रित करो। तो लोगों की जो मानसिकता थी वो थी नरक में जाने की थी, या दुखी रहने का था कि भाई आधा पेट खाओ लेकिन मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। अब स्वर्ग कहाँ है किसी को पता नहीं, कोई खबर नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। तो धीरे धीरे वहां के लोगों की इसकी विचारधारा थी, ये जो लोग प्रोटेस्टेंट धर्म अपन स्थापित किया था, नवयुवकों की विचारधारा, वो विचारधारा फ्रांस में फलने फूलने लगी। और एक समय ऐसा आया कि फ्रांस में जो चर्च का शासन था वो दाराशाही हो गया, वो समाप्त हो गया और एक नई विचारधारा पनपी। कहा? फ्रांस में, जिसको वणिकवाद नाम दिया गया, मर्केंटलिज्म का नाम दिया गया, व्यापारवाद का नाम दिया गया। और धीरे धीरे वो व्यवस्था वहां की फ्रांस की बदल गई। देखिए, कॉन्सेप्ट आया था जर्मनी से, फला फूला फ्रांस में, और इन लोगों ने नारा जब ये व्यापार को बढ़ावा देने लगा कि व्यापार करो, कहता है ना किसी का अति होता है, अति के बाद अंत होना तय होता है। तो ये लोग व्यापार को इतना बढ़ावा दिए, व्यापार को बढ़ावा इतना दे दिया कि सब कुछ व्यापार ही दिखने लगा, बाकी दूसरी चीजें नहीं दिखने लगी। और ये लोग क्या चाहते थे? व्यापार के माध्यम से अधिक सोना चाहिए, अधिक से अधिक गोल्ड चाहिए इसको, क्योंकि जितना अधिक सोना होगा उतना अधिक धन होगा, और जितना अधिक धन होगा उतनी अधिक शक्ति होगी, पावर होगा, और जिसके पास जितना शक्ति होगा वो देश उतना ही ताकतवर, उतना ही विकसित माना जाएगा। सोना क्यों चाहिए था? सोना क्यों चाहिए था इसको? दूसरा कुछ क्यों नहीं चाहिए था? भाई जैसे मान के चलो कोई विदेशी आक्रमणकारी मगध आया तो मगध में जो करेंसी है वो लेके चल जाता। राजस्थान के किसी इलाके में गया तो वहां करेंसी लेके चला जाता, चमड़ा तांबा जो सिक्का चलता था लेके नहीं गया। क्या लेके गया? सोना चांदी वगैरह लेके गया। क्यों चाहिए था सोना चांदी? पहले बात समझ, इसमें कंसेप्ट क्या था। एक है मुद्रा, मुद्रा समझ रहे हैं ना? मुद्रा का आविष्कार, कि अगर आपको कुछ वस्तु खरीदना है तो उसके बदले में कुछ देना होता है। जैसे मान लीजिए हम अगर बाजार गए, हमको चाहिए कुछ चीज है, तो उसके लिए हमारी मुद्रा जो है यहाँ करेंसी मान्य है, लेकिन सोना भी दीजिएगा तो लेने से मना नहीं करेगा, चांदी भी दीजिएगा तो लेने से मना नहीं करेगा, वो ले लेगा। तो मुद्रा में करेंसी और वो बहुमूल्य धातुएं सारे शामिल होते हैं। करेंसी में खाली आपका नोट और सिक्का आएगा, मुद्रा में वो सारी चीजें आएंगी जिससे विनिमय हो सकता है। सोना क्यों चाहिए था? देखिए, जो मुद्रा चलती थी ना, करेंसी अलग अलग राज्यों में या अलग अलग देशों में वो अलग अलग थे। जैसे मान के चलिए कोई विदेशी आक्रमणकारी भारत आ जाता तो भारत में 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपद में कितने राज्य थे पता नहीं, जनपद जो छोटा छोटा था, और सभी जनपद में या कहीं छोटे छोटे राज्यों में अलग अलग करेंसी चलता था, कहीं तंबा का, कहीं कुछ हो, कहीं चमड़ा का, कहीं कुछ हो। तो वो चमड़ा तमड़ा ढोके कहाँ लेके जाता? उसको कोई मान देता क्या? तो सोना चांदी एक ऐसा चीज था जिसको विश्व के किसी कोने में लेके चले जाइए, उसकी महत्व कभी कम नहीं हुई, ना भूतकाल में कभी कम हुआ था, ना वर्तमान में कम हो रहा है, और ना भविष्य में कम होगा। इसीलिए उसको चाहिए था क्या? सोना ही चाहिए था। क्या चाहिए था? सोना, गोल्ड ही चाहिए था।
इसीलिए कहा कि अधिक से अधिक सोना अर्जित करो व्यापार के माध्यम से। जितना सोना अधिक होगा उतना अधिक धन होगा और उतनी अधिक शक्ति होगी। क्यों भाई? क्योंकि व्यापार करने के लिए उसको चाहिए था कच्चा माल, और कच्चा माल कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा कच्चा माल? जहां वह सामान बेचेगा वहीं से कच्चा माल लाएगा और उसको तैयार माल बेचेगा। ब्रिटेन ने हमारे साथ यही ना किया था जी। अरे हम लोग के साथ जो इंग्लैंड ने किया था यही ना किया था। तैयार माल आके बेचा, हमारा कच्चा माल लेके गया, और इस चक्कर में व्यापार के माध्यम से आया और पूरे भारत वर्ष पर अधिकार कर लिया। सोना चांदी वगैरह बहुमूल्य धातु वगैरह लूट के ले गया, खजाना खजाना लूट के ले गया, कोई नो लूट के ले गया। तो व्यापार बाद शुरू हुआ था फ्रांस से। फ्रांस से फला फूला, और ये पूरा यूरोपियन कंट्री जो था यही कॉन्सेप्ट अपना लिया, अधिक सोना अधिक धन और अधिक शक्ति। आज भी जितने विकसित देश हैं वह यूरोपियन कंट्री है। आपको अफ्रीकन में और एशिया जैसे महादेश में आपको बहुत कम मिलेंगे। यूरोपीय देश में कहां सोने की खान है? कहीं नहीं है भी तो गिने चुने मात्र। सोना की खान कहां? अफ्रीका में। सोना कहां? भारत में। हीरा कहां? भारत में। तो इन देशों से तो लूट के ले गया ना, तब ना आज धनी बना हुआ है, और नहीं तो ये विकसित थोड़ी होते। हमारा संसाधन लूट के ले गया, कच्चा माल के रूप में ले गया, हमें तो ही माल महंगे दामों पर बेच के गया। तो व्यापार कितना महत्वपूर्ण है, और भारतवर्ष में वो वर्ग बहुत सुखी है जो आज व्यापार कर रहा है। यानी व्यापार आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। जो व्यापार करता है वो ज्यादा सुखी है, उसको धन संपत्ति उतना ही अधिक है। और आज के कंसेप्ट में भी ये बातें सही है। तो व्यापार को बहुत महत्व दिया गया व्यापारवाद में, और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि जैसे जैसे समय बीता, पूरा यूरोपियन कंट्री फ्रांस के इस कंसेप्ट को अपना लिया और एक दूसरे से लड़ने लगा। जो कमजोर देश थे उस पर अधिकार करने लगा, उसका शोषण करने लगा। और जब यूरोपीय देशों में बाजार समाप्त होने लगा तो वो लोग अब बाजार खोज के लिए नए नए देशों की खोज में निकला। कैसे खोज की निकला? नए देशों की खोज कैसे किया उसने? तो उसमें कई चीजें थी जो लोगों की जो मानसिकता थी उसको वैज्ञानिक बना रही थी, है ना। एक पुनर्जागरण है, पुनर्जागरण, रिनेसा, अंग्रेजी में है रिनेसा, पुनर्जागरण, रिनेसा। ये क्या है? एक तो विचारधारा वणिकवाद का स्टार्ट हो ही गया था फ्रांस से, यूरोपीय देशों में फल फूल ही रहा था। दूसरा है पुनर्जागरण। क्या है? पुनर्जागरण। और इसमें जो कंसेप्ट आया उसमें बहुत सारे राजनीतिक चिंतक, समाज सुधारक, विचारक, उनकी जो विचारधारा आने लगी। जो नरक का कंसेप्ट था कि मरने के बाद नरक में जाएगा, नरक कहिए या नर्क कहिए, कि मरने के बाद नरक में जाएगा, आरी से काटेगा कौन कौन, आग में जलाएगा, जैसा कर्म करेगा कोल्हू में पेरेगा, का ये सब कुछ नहीं है भैया। नरक जो है और स्वर्ग जो है मरने के बाद कहीं नहीं है, इसी जीवन में। और इसी जीवन में स्वर्ग और नरक दोनों है। अब चाहो अपने जीवन को स्वर्ग बना लो या अपने जीवन को नरक बना लो। अगर जीवन को स्वर्ग बनाना है तो हर एक चीजों के साथ तर्क करो, और अगर उसमें वास्तविकता है तो उसे अपनाओ। अदरवाइज वास्तविकता अगर नहीं है, वो लगता है सिर्फ कल्पनाओं पर आधारित है, तो उसको त्याग दो। जैसे नरक का कॉन्सेप्ट है, नरक का कॉन्सेप्ट है कि मरने के बाद भैया नरक में जाएगा। आज तक किसी का एड्रेस नहीं कि नरक कहाँ है, नरक में कौन पोजीशन पर है, लेकिन डरते हैं कि मरने के बाद नरक में जाएंगे। और यहीं पर शुरू होता है मानववाद। क्या शुरू होता है? मानववाद। और मानववाद ने क्या किया? ह्यूमनिज्म ने लोगों में सोचने और तर्क करने की शक्ति को विकसित किया, जिसके कारण जो कैथोलिक चर्च था, जो स्वर्ग और नरक की कल्पना करके रखता था,
उसका कंसेप्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगा, लेकिन हम अभी भी वही जी रहे हैं। मानववाद कहता है कि जो आपके सामने है, जो तथ्य है, उसकी जांच पड़ताल कीजिए, तब उस पर आप विश्वास कीजिए। एक तो वो और था। उसके बाद न्यूटन, न्यूटन, गैलीलियो, है ना, न्यूटन, गैलीलियो जैसे महान वैज्ञानिक। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया। गैलीलियो ने जो टेलीस्कोप बनाया, दूरबीन देखने के लिए ग्रह और नक्षत्र को, उसका कंसेप्ट दे दिया। इसके अलावे भी यूटोपिया है, यूटोपिया, जिसमें जो है राजनीति की बातें लिखी गई, राजाओं के बारे में लिखा गया। इसके अलावे बेकन और रेबाइस वगैरह है। कोपरनिकस भी आ गए थे, कोपरनिकस। ये सब वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों के माध्यम से लोगों में वैज्ञानिकता के जो तार्किकता और वैज्ञानिकता थी, वैज्ञानिक सोच थी, उसको विकसित करने का काम किया। यूरोपीय देशों में सारे यूरोपियन थे। इसके अलावे भी कई लोग थे, जैसे एंजिल, नाम सुने होंगे आप लोग, विंसी और एंजिल नाम सुने होंगे, विंसी, एंजिल। ये लोग ऐसे कलाकार थे जो चित्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा था उस पाखंडवाद के खिलाफ, उस कैथोलिक चर्च की जो स्वर्ग नरक की मान्यताएं थी, उसके खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहा था। इसके अलावा भी बहुत सारे संगीतकार हुए, साहित्यकार हुए। उन लोगों ने उस जो चर्च की जो मान्यता चली आ रही थी, स्वर्ग और नरक की कोरी कल्पना चली आ रही थी, उसको जो है खत्म करने का काम किया, लोगों को जागरूक करने का काम किया, और विश्व बढ़ा व्यापारवाद की ओर। व्यापारवाद की ओर विश्व बढ़ा, और व्यापारवाद कभी खत्म नहीं हुआ। आज भी व्यापारवाद खत्म नहीं हुआ। और व्यापारवाद जिसको कहते हैं, वो नए नामों से आज जाने जाते हैं, जिसको आप पूंजीवाद कहते हैं, कैपिटलिज्म कहते हैं। क्या कैपिटलिज्म खत्म हुआ? नहीं हुआ। एक विचारधारा वो चली आ रही थी वणिकवाद की, जो व्यापार पर जोर देता है। अब दूसरी बात यहां क्या होता है, व्यापारवाद तो व्यापारवाद पर जोर दे ही रहा था, व्यापार पर। और फ्रांस के साथ क्या होता है, देखिए, फ्रांस जो है ना, एक केंद्र बिंदु है अर्थशास्त्र के लिए। फ्रांस जो है अर्थशास्त्र को जन्म देने में एक केंद्र बिंदु का काम करता है। वो केंद्र बिंदु कैसे, हम आपको बताते हैं। ये जो फ्रांस है, जहां से वणिकवाद और व्यापारवाद आगे बढ़ा, यहीं से इसका पतन भी होना शुरू हो गया। कहां से? फ्रांस से। क्यों पतन होना शुरू हुआ? क्यों पतन होना शुरू हुआ, उसको जानते हैं। इसके पहले हम जान लेते हैं कि जो व्यापारवाद है वो बढ़ा कैसे, भारत तक कैसे पहुंचा, या विश्व के अलग अलग देशों तक कैसे पहुंचा। जैसे अगर आप रामायण काल को पढ़ेंगे भारत में, तो विश्व के किसी भी देश का जिक्र नहीं है, एक ही देश श्रीलंका का जिक्र है। रामायण काल को आप पढ़े होंगे, सुने होंगे। रामायण काल में एक ही भारत में अयोध्या और श्रीलंका का जिक्र है। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, पाकिस्तान तो भारत में था, मान लीजिए अफगानिस्तान को मान लीजिए, चाइना है, उधर आप भूटान है, तिब्बत है, या फिर और दूर चले जाइए आप, इंग्लैंड चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, आप कोरिया चले जाइए, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, यूक्रेन चले जाइए, रसिया चले जाइए। इसका कहाँ जिक्र था जी? कहीं जिक्र है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि उधर भी कोनो देश है। इनका कब पता चला? ये तो तब न पता चला जब मैरीन कंपास का आविष्कार हुआ, जहाज का आविष्कार हुआ, पानी वाला जहाज, जो मैरीन कंपास है, मैरीन कंपास नाम सुने होंगे।
दिशा सूचक यंत्र नाम सुने होंगे। दिशा सूचक यंत्र, जब दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हुआ तो जैसे मान के चलिए समुद्र अथाह है और समुद्र में व्यक्ति जहाज से जा रहा है, उसके बीच में तो पता ही नहीं चलेगा कि उत्तर जा रहा है कि पूरब जा रहा है कि पश्चिम जा रहा है कि कन्या जा रहा है, तो भूला नहीं जाएगा। तो जैसे ही दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हुआ तो जो नाविक जहाज से निकला समुद्र के किनारे किनारे, उसको ये पता चल गया अगर हम भूल गए तो अपने वतन को वापस कैसे लौटेंगे। उस दिशा सूचक यंत्र से उसको पता चल गया पूरब जा रहा है कि पश्चिम जा रहा है कि उत्तर की दक्षिण, कहां जा रहे हैं। दिशा सूचक यंत्र का जैसे ही आविष्कार हुआ तो जैसे आप कहते हैं ना कि जो वास्को डी गामा है, भारत की खोज कब हुई? 1498 में, है ना। अमेरिका की भी खोज हुई। अमेरिका कौन गया? कोलंबस गया। कोलंबस बेचारा आया था तो दूसरे देशों की खोज करने के लिए, भारत जैसे देशों की खोज करने के लिए चल गया अमेरिका। कैसे चला गया? तो भूला गया बेचारा, चल गया। गाना गा रहा होगा, जाना होता कहीं और मर कहीं और चला जाता हूं, इसलिए अमेरिका कोलंबस अमेरिका चला गया। अब वास्को डी गामा भारत आ गया। वास्को डी गामा भारत आ गया 1498 में। कौन सदी है? 15वीं सदी है। वही सदी है जहां मर्कंडलिज्म पनपा, वणिकवाद पनपा। 1498 कौन सा सदी? 15वीं सदी का अंत है। 1492 कोलंबस, ये भी 15वीं सदी का अंत है, यानी 16वीं सदी के स्टार्ट होने के पूर्व। और वणिकवाद कब था? 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी में। 15वीं, 16वीं, 17वीं। और ये खोज कब हुआ भारत का, अमेरिका का? 15वीं सदी में। यानी 15वीं सदी में जो जहाज और कंपास का आविष्कार हुआ, उसके कारण विश्व में कई देशों की खोज हुई, जिसको हम अभी कहते हैं 200 से अधिक देश है। इतने देशों की खोज हुई। कोई समुद्र किनारे किनारे निकला, पता चला कि जाके अटक गया, हवा उसको अटका दिया, कई किनारे ले जाके वहां गया तो पता चला कोई अलगे देश है। पता चला वास्को डी गामा, अरे ये तो भारत देश है। कोलंबस को कहाँ आ गए? कोलंबस कह रहा है कहाँ आ गए, तो वहां लगाए कहाँ के हैं? कहा कि ये तो अमेरिका आ गए आप। उसको पता चला अरे हम तो अमेरिका आ गए, नया देश खोज लिए। वहां से वापस लौटा फिर कोलंबस, अच्छा के कहा रहे हम तो अमेरिका को खोज करके आए, चलो चलो वहां सामान बेचते हैं और लाते हैं। रास्ता तो ऐसे ना बना। तो उस समय भारत को खाली श्रीलंका दिखता था, इसलिए श्रीलंका का जिक्र है। दूसरा देश दिखता था, रावण जो है श्रीलंका का है, भागता सीता को लेके चल जाता अमेरिका और रसिया के रास्ते से, और कहीं अर्जेंटीना चल जाता, अंटार्कटिका राम जी खोज ही नहीं पाते। चलिए, ये तो हमारा हो गया। अब जो क्या था, जब अनेक देशों खोज हो गई, फ्रांस में व्यापार को बढ़ावा देने लगा, तो फ्रांस में स्थिति ऐसी हो गई, कैसी हो गई कि व्यापार को बढ़ाने के चक्कर में खेती किसानी तो भूलिए गया हूं, भूल गया। उसका जमीनों में उपजा होता है, क्योंकि किसानी करना घाटे का सौदा था। मौसम की मार है, और भी कई परेशानी है, तकनीक नहीं है, बीज नहीं है, तो खेती जो घाटे का सौदा था तो उसको छोड़ा लोग और व्यापारी करने लगा। अब हुआ क्या, व्यापार करते करते वहां की जो सरकारें बनी बाद में, वो व्यापार पर इतना जोर दे दिया कि वहां जो करारोपण सिस्टम था, कहा? फ्रांस में करारोपण सिस्टम, समझ रहे हैं? कर आरोपण की तकनीक, करारोपण, जो कर लगा, करारोपण, करारोपण, ये कर जो था बढ़ गया, बहुत अधिक हो गया, बहुत अधिक हो गया कर। कर का भार बढ़ गया, कर का जो बोझ था फ्रांस में वो बढ़ गया। और कर का बोझ इतना बढ़ने लगा कि वहां के लोग अब सोचने लगे भैया अब छोड़ो, ये व्यापार का पीछा छोड़ो, कोई दूसरा धंधा अपनाओ। क्या? कोई दूसरा धंधा अपनाओ। तो वहीं पर जिक्र होता है इंग्लैंड का। हम इसको आप क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्थशास्त्र का जो जन्म हुआ इससे संबंधित है, और अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में इसका गहरा प्रभाव है, इसलिए हम बता रहे हैं। अब इंग्लैंड का जिक्र होता है।
इंग्लैंड में क्या है? इंग्लैंड में जो है कृषि क्रांति होती है, कृषि में क्रांति, कृषि क्रांति, कृषि क्रांति होती है। और ये बातें धीरे धीरे फ्रांस पहुंचती है और फ्रांस में चर्चा हो जाती है कि कृषि अब घाटे का सौदा नहीं रहा, अब कृषि में भी जो है लाभ हो सकता है। तो वहां के कई जो दार्शनिक थे, चिकित्सक थे फ्रांस के, उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उसमें जो नाम आता है केने, केने नाम पढ़े होंगे आप, QUESNEY, केने नाम सुने होंगे। और तरगो, तरगो, इनको विश्वास नहीं हुआ कि कृषि में भी जो है लाभ है। तो इन्होंने फ्रांस में कृषि कार्य प्रारंभ किया और देखा कि वास्तव में कृषि में लाभ होता है। और लोग तब अब वहां से जो है कृषि की ओर बढ़ने लगे। व्यापारवाद से जो है, व्यापार को छोड़ करके जो है कृषि की ओर बढ़ने लगे। और यहां से स्टार्ट होता है प्रकृतिवाद, फिजियोक्रेट्स, प्रकृतिवाद 18वीं सदी में, 18th सेंचुरी में। कब? 18वीं सदी में प्रकृतिवाद, फिजियोक्रेट्स शुरू होता है, फिजियोक्रेट्स। और प्रकृतिवाद जो है वो प्राकृतिक विचारधारा, प्राकृतिक जो प्रकृति है यानी खास करके कृषि है, इस पर जोर देता है, प्रकृति पर जोर देता है, प्राकृतिक संरक्षण पर जोर देता है। प्राकृतिक संरक्षण ऐसा कोई सिद्धांत लिखित में नहीं, लेकिन कहता है कि लोग अपने आप उम्र बीतने के साथ वो समझने लगते हैं। कृषि पर जोर दिया, एग्री सेक्टर पर इस पर बल दिया गया, एग्रीकल्चर पर। वणिकवाद में किस पर था? वणिकवाद में व्यापार पर जोर था। प्रकृतिवाद में प्रकृति यानी कृषि पर जोर था। इसलिए कब? 18th सेंचुरी में, 17th के लास्ट में और 18th सेंचुरी, या कहिए 18th सेंचुरी के आधे तक, यानी मिड 18th सेंचुरी, यानी 1750 के आसपास तक में प्रकृतिवाद चल रहा था। और इकोनॉमिक्स का जो जन्म होता है 1776 में एडम स्मिथ के द्वारा। उन्होंने क्या किया था कि जो वणिकवाद की विचारधारा थी और जो प्रकृतिवाद की विचारधारा थी और अर्थशास्त्र के आर्थिक विचार जो थे जहां तक बिखरे पड़े थे, सबको एकत्रित किया वेल्थ ऑफ नेशन में। 1776 में जो किताबें आई, जो एडम स्मिथ थे फ्रांस में जाके तरगो से मिले थे, वहां की विचारधारा को देखा था, वहां के आर्थिक सिद्धांतों को देखा था। और जो यूरोपियन कंट्री में आर्थिक सिद्धांत चल रहे थे, उन सभी आर्थिक सिद्धांतों को मिला करके अर्थशास्त्र के जो सिस्टमेटिक, जो थ्योरी सिस्टमेटिक होना चाहिए, उन सभी थ्योरी को एक जगह कलेक्शन किया और उसका नाम दिया वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी धन का विज्ञान, एडम स्मिथ ने। और वहां से अर्थशास्त्र को एक नई पहचान मिली 1776 में, और अर्थशास्त्र एक नए विषय के रूप में उभरा जिसमें प्रकृतिवाद और एक वणिकवाद दोनों की विचारधारा मौजूद थी। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में चूंकि प्रकृतिवाद जो 18th सेंचुरी है उसके लास्ट मिड तक प्रकृतिवाद रहा था, और उसकी कोई भी विचारधारा समाप्त नहीं होती, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पड़े रहता है। प्रकृतिवाद जिसको आज हम कृषि के रूप में जानते हैं और वणिकवाद जिसको आप पूंजीवाद के रूप में जानते हैं, वो आज भी विद्यमान है। क्योंकि उसमें प्रकृतिवाद का बोलबाला था, इसीलिए जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हुए यानी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हुए, सभी की परिभाषाओं में प्रकृतिवाद का जोर है। चाहे माल्थस हो, रिकार्डो हो, एडम स्मिथ हो, जेबी से हो, जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हुए, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हुए एडम स्मिथ के समय के, सभी की विचारधारा में किसका जिक्र है? प्रकृति का, कृषि का और जनसंख्या का जिक्र मिलेगा। आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग कल फिर 8:30 बजे। बाकी 3 विचारधाराएं जो है अर्थशास्त्र की, उन विचारधाराओं को हम यहाँ पर कल देखेंगे। आज चूंकि हमने देखा कि जो एडम स्मिथ ने डिफाइन किया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, वो क्यों डिफाइन किया, उसके डेफिनेशन में, उसकी अवधारणा में
बने के बाद और प्रकृतिवाद का जो प्रभाव था वो कैसे आया और कैसे अर्थशास्त्र एक अलग विषय के रूप में आया, कैसे फ्रांस में जो चर्च व्यवस्था थी कैथोलिक चर्च की वो कैसे परिवर्तित हुआ, अर्थशास्त्र का संबंध उससे कैसे है, इन सभी चीजों को हमने यहाँ पर देखा। और कल हम देखेंगे बाकी जो 3 डेफिनेशंस है, विचारधारा अवधारणा जो है उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं फिर 8:30 बजे। आज के विदा दीजिए, नमस्कार। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों को भी बताइएगा कि 2 दिसंबर 2024 से पीजीटी यूजीसी नेट का बैच स्टार्ट हो चुका है हमारा, जो कंटिन्यू चलेगा। इसके अलावे जो यूजी 4 के स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएट या पीजी के स्टूडेंट हैं, उनसे भी कहना है कि आप हमारे क्लास में लगातार रहिए। आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो और कहीं नहीं मिलेंगी। हम आपको बताएंगे अर्थशास्त्र का बेसिक कंसेप्ट। आपको कहीं ट्यूशन लेने की या कहीं कोचिंग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं कल।